ठीक है बेटा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स थर्ड। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में आप सबने सुना है? क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? Every action has a equal and opposite reaction. बिल्कुल। न्यूटन का थर्ड लॉ का जो सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा, वो ये है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, कुछ एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है बेटा? आपने किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है, दैट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? मतलब ये है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो जितनी तेजी से उसको लगेगा, उतनी तेजी से आपके हाथ पे भी लगेगा। ठीक है? आई बात समझ में? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, नॉर्मल सा है ये तो। ठीक है, तो छोटा सा स्टेटमेंट होता है इसका। फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने फोर्स लगाया है, तो उसमें क्या होगा बेटा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन डेवलप होगा। अगर हम न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, और इस ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर कुछ एक फोर्स लगाया बेटा, ठीक है ना, इसने इसको इधर पे पुश किया, मान लो इसने इसको पुश किया, तो दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये बी क्या करेगा बेटा, उतना ही फोर्स लगा के इसको पुश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, FAB will be equal to FBA, only direction will be opposite। ठीक है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ का मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा। ठीक है? इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो टेंशन होता है, जो नॉर्मल होता है, जो फ्रिक्शन होता है, ये सारे फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं बेटा। क्योंकि अगर ब्लॉक पर, जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए थे, एक ब्लॉक को आपने किसी सरफेस पर रखा, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो क्या होता बेटा, जैसे मान लो आपने ग्राउंड पे रखा है, तो ग्राउंड ने उसको पुश किया ऊपर को, तो ब्लॉक ने भी उसको पुश किया नीचे को, बराबर के फोर्स से। ठीक है ना? ऐसे ही टेंशन में क्या था बेटा, दो पॉइंट पर आपने स्ट्रिंग को टाई कर दिया, इस वाले पॉइंट पर अगर टेंशन ऊपर को आया, तो ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन नीचे को आएगा। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट। ठीक है? आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपने इसके बारे में बहुत कुछ पहले पढ़ा होगा। ठीक है बेटा? आगे बात समझ में? इसके कुछ एक एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो हमने डायग्राम बनाया, तो दो ब्लॉक्स जो है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो देयर इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जितने फोर्स से ए बी को अट्रैक्ट करेगा, उतने फोर्स से बी ए को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे दो चार्ज अगर आपने ले लिया Q1 Q2, उनको आपने कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बराबर का फोर्स लगाते हैं। ठीक है बेटा? समझ आ रही बात? बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही यस मान लो सर। आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, तो अब स्टोन और अर्थ के बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स लगेगा। जितने फोर्स से अर्थ स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन मूवमेंट केवल स्टोन में आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है बेटा। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन पेबल, एक पेबल का अगर आप मास देखें अर्थ के कंपैरिजन में, तो मच 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 स्मॉलर देन द मास ऑफ अर्थ है।
ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इवन आपने पढ़ा भी है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बेटा, कितना प्रोड्यूस करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो इसीलिए होता है बेटा, इन ईच ऑब्जेक्ट। अब देखो इन ईच ऑब्जेक्ट आपसे बोला गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर को प्रोजेक्ट करते हो तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ और सन के बीच में भी तो फोर्स लग रहा है बेटा, अर्थ और सन के बीच में तो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन जो सन है वो अर्थ की तरफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है, तो सन का भी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नेग्लेजिबल हुआ। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? सर तो फिर अर्थ सन में क्यों नहीं जा जाता? अर्थ सन में इसलिए नहीं जाता बेटा क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है mv²/r। तो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वो सर्कुलर पाथ पर है तो एक mv²/r बाहर की तरफ लग रहा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो क्या हुआ, वो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, सेंट्रीपिटल ने सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर लिया, इसलिए हमारी अर्थ सन के अंदर नहीं गिरती। ठीक है, बात आई समझ में? सर तो फिर वो रिवॉल्व कैसे स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? क्या 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 क्या? तो फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा या फिर पहले सन बना होगा? उसकी रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई? बेटा ये तो यूनिवर्स का इवोल्यूशन जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं कि कैसे यूनिवर्स बना, कैसे यूनिवर्स में सारी चीजें आई। तो ये तो एक अलग से ही कंसेप्ट है कि क्या हुआ कैसे हुआ। खैर वो हमारे बियॉन्ड द सिलेबस है, उस पर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में, उसको लीव करते हैं। वो तो आपने एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पर सारे यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कई सारी चीजें आपको यहीं पर धीरे धीरे समझ में आएंगी मोमेंटम के बेसिस पर। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि वो पहले कुछ एक ही सिंगल सन हुआ करता था, फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ। अब जब एक्सप्लोजन हुआ बेटा तो क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, पहले वो सन हमारा था रेस्ट में, एक्सप्लोजन हुआ, पार्टिकल्स निकले, तो उनमें क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया। अब किसी ने उसको तोड़ने तो गया नहीं था, कोई इसको तोड़ने तो गया नहीं, वो अपने आप एक्सप्लोड हुआ बेटा। अपने आप एक्सप्लोड हुआ तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और मोमेंटम अगर कंजर्व है बेटा तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स वहां से टूट करके बाहर निकले, जैसे अर्थ निकला, मून निकले और भी डिफरेंट प्लैनेट्स निकले, वो सारे प्लैनेट्स इस तरह से अपने आप को मोशन में एडजस्ट कर लिए जिससे कि टोटल मोमेंटम उनका क्या हो, जीरो। पूरे यूनिवर्स का टोटल मोमेंटम क्या रहे बेटा, जीरो रहे। इस तरह से ऐसा कुछ एक कंसेप्ट दिया गया है, ये पूरी थ्योरी है। एग्जैक्टली आपसे नहीं बोला जा सकता कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। तो खैर वो सब बातें अलग है, हम अपने वापस न्यूटन लॉ पर आते हैं। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको कई बार पढ़ा है, तो बस इसका स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे स्कूल में भी पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होती है बेटा आपसे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, अच्छा न्यूटन के थर्ड लॉ का एप्लीकेशन आपको पता है? कोई एग्जांपल बताओगे बेटा? हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बिल्कुल। जब आप गन से फायर करते हो बेटा तो गन के ऊपर क्या होता है, एक रिकॉइल फोर्स लगता है, जिसके लिए जब हम फायरिंग वगैरह करते हैं तो गन को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं या फिर कंधे से दबा कर रखते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये एक एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन का, रिकॉइल ऑफ अ गन। दूसरा एग्जांपल मुझे किसी ने बताया, हाँ दिव्यांश ने बताया, समर्थ ने बताया था, रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, दिव्यांश ने बताया कि व्हेन वी हिट अ बॉल ऑन द वॉल, वॉल एक्सर्ट इक्वल फोर्स। बिल्कुल बेटा सही बात है, ठीक है ना। जब भी आप बॉल से किसी वॉल को हिट करोगे तो जितना फोर्स बॉल ने वॉल पर लगाया उतना ही फोर्स वॉल जो है वो बॉल पर लगाएगा। ओके, ठीक है। सर रिकॉइल क्या होता है? रिकॉइल का मतलब होता है बेटा कि पीछे आना। जैसे आपने कोई चीज आप फायरिंग कर रहे हो, बुलेट से आप फायरिंग कर रहे हो, तो जो सॉरी गन से आप फायरिंग कर रहे हो,
तो जो गन है वो पीछे की तरफ भागती है, उसको बोलते हैं रिकॉइल करना, ठीक है ना। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी गन में आती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। ओके, ऐसे ही रॉकेट प्रपल्सन भी होता है बेटा। रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट में क्या होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो बड़ी तेजी से उसके पीछे से निकलता है, तो जितना फोर्स जो है, जितने फोर्स से फ्यूल नीचे को निकल रहा है उतना ही फोर्स क्या होता है बेटा ऊपर को लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉकेट ऊपर को जाता है। जब आप जमीन पर चलते हो बेटा, जब आप वॉक कर रहे होते हो ग्राउंड पर, व्हेन वी जंप, ओके, हाँ ये भी सही। जब आप ग्राउंड पर चल रहे होते हो बेटा, तो आप अपने फीट से क्या कर रहे होते हो, अर्थ को प्रेस कर रहे होते हो, अर्थ को प्रेस करते हो पीछे की तरफ, तो अर्थ भी आपको क्या करता है बेटा, फोर्स प्रोवाइड करता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, है ना। सॉलिड सरफेस पर चलना आसान होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि चलो आप सैंड पे चल के दिखाओ, तो सैंड पे चलने में क्या होता है बेटा, ज्यादा मेहनत लगती है, जल्दी से थक जाते हैं। रीजन क्या है, सैंड पे जो आप फोर्स लगाते हो, जो रिएक्शन आप लगाते हो, उस रिएक्शन की वजह से सैंड क्या होता है, स्लाइड कर जाता है। वो रिएक्शन प्रोवाइड करने की वजह से पीछे की करने के बजाय पीछे खिसक जाता है। तो इसकी वजह से जितना फोर्स आप लगाते हो उतना रिएक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस पर चलना, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल जो है बेटा वो किसके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, यू कैन रीड दैट, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, देखते हैं क्या होगा बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में आप सबको आइडिया है, आप मोमेंटम भी समझते हो, इंपल्स भी समझते हो बेटा। तो मोमेंटम का मतलब द फिजिकल क्वांटिटी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एट दैट टाइम उसके अंदर जो क्वांटिटी पजेस्ड होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम उसी मोमेंटम की बातें करने वाले बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बातें करने वाले। किसी को स्टेटमेंट पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, किसी के पास इसका आइडिया है? An object can change its momentum only through an external force. बिल्कुल। अभी जैसे आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा बेटा, न्यूटन के सेकंड लॉ में आपसे बोला गया था कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एफ एक्सटर्नल, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही पढ़ा था ना। जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगता है बेटा वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा था। अगर मान लीजिए इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, then what will happen, then delta p by delta t will also be zero, delta p by delta t will be zero, means which indicates that delta p is zero। अब delta p is zero का मतलब क्या हुआ बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो गया बेटा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम नहीं बदला। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा, कि if the net external force acting on any object, if the net external force acting on any object is zero, in that case the momentum of that object is constant, remain conserved, and not only the object beta, we can say that if the net external force acting on any system, system मतलब जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, तो if the net external force acting on any system is zero, then the momentum of that object, yeah, that system will remain conserved, okay, बात समझ में आई? So how I am going to write down the statement of law of conservation of momentum? तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ बेटा, यही जो मैथमेटिकली मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, इसी का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बनता है, स्टेटमेंट ये बनता है कि if the net external force, if the net external force, if the net external force acting on any object, acting on any object is zero, then the momentum of, then the momentum of that object
remain conserve। ठीक है बेटा, तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो जो मोमेंटम हो गया बेटा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चेंज इन मोमेंटम विल बी 0, दैट इज यू कैन से डेल्टा पी विल बी 0 इफ एफ एक्सटर्नल इज 0। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बोलो समझ आया? Yes, sir. ठीक, सो नाउ व्हाट, नाउ वी हैव टू प्रूव इट। हमें इसे प्रूव करना है बेटा, कैसे होगा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है बेटा हमें, तो कैसे प्रूफ करेंगे? नीचे कर, इसका प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं and they are moving in such a way like their velocities are u1 and u2 and their masses are m1 and m2। मैंने दो ऑब्जेक्ट इसलिए लिए बेटा जिससे कि मैं सिस्टम के बारे में आपको बता सकूं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये पूरे के पूरे सिस्टम के लिए सही होता है। अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, कोलाइड कर गए। ये दोनों क्या हुए, कोलाइड कर गए, और कोलाइड करने के बाद सेपरेट आउट हो गए, और सेपरेट आउट होने के बाद बेटा इनकी वेलोसिटी हो गई v1 v2। मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी मान लिया क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद क्या हुआ बेटा, इनका मोमेंट जो वेलोसिटी था वो बदल गया। मासेस m1 m2 हो गए, m1 m2 थे, और कोलिजन के बाद इनका जो था बेटा वेलोसिटी बदल गया। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पर बदल गया, ठीक है, तो एट दैट केस, इन दैट केस मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ए बी ए बी। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, जब यहाँ पर कोलिजन हुआ, क्योंकि कोलिजन की वजह से मोमेंटम बदल रहा है, तो जब यहाँ पर कोलिजन हुआ बेटा तो उस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन both objects are going to apply some force on each other, right? So during collision both objects will apply force on each other। ठीक है बेटा, जब कोलिजन होगा तो दोनों क्या करेंगे बेटा, फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे। so let us consider, let fa, this is the vector form में लिखता हूं बेटा, force on a during collision। ओके, कोलिजन के टाइम पर जो इसके ऊपर फोर्स लगा वो fa हो गया बेटा, एंड fb is the force on b during collision। ठीक है ना, ये कोलिजन के टाइम पर जो इनके बीच में फोर्स आया बेटा वो आया, ठीक है, fa एंड fb। ठीक है, साथ ही साथ दो और चीजें हम यहां पर लिखेंगे। मान लो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, मान लो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, सो F1 vector is the external force on A, and F2 vector is the external force on B, external force on B। अभी तक देखो बेटा ध्यान से समझते जाना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल देना, पूछ लेना। ठीक है, तो ये हुआ बेटा, बोलो बात समझ में आई? मतलब अभी तो हमने केवल आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे ये कोलाइड करके सेपरेट हो गए, तो हमने जस्ट एज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द कोलिजन फोर्स विल अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर, दिस इज द फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए, और साथ ही साथ मान लो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, इसके ऊपर भी कोई एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, ये दोनों फोर्स क्या हो गए बेटा, एक्सटर्नल फोर्स हो गए। सो देयर आर द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अगर ऐसा है, so according to the Newton's law, according to the Newton's law, according to Newton's second law, न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें बेटा, ध्यान से समझना, फिर अभी
और थोड़ी देर में नोट करते रहना इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यू विल से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑन एनी ऑब्जेक्ट मतलब मान लो फोर्स ऑन ए निकाल रहे हैं, तो F1 प्लस Fa, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। देखो मैंने वेक्टर लगाया, वेक्टर लगाने के बाद हमें इसकी कंफ्यूजन दूर होगी कि हमें डायरेक्टली इंक्लूड करना है, ठीक है ना। डायरेक्शन इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं बेटा, F1 प्लस Fa हमने टोटल लिख दिया, एक साथ ही लिख दिया, तो टोटल फोर्स आ गया, क्योंकि इस वेक्टर के फॉर्म में लिखा डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो F1 प्लस Fa will be equal to change in momentum of A upon change in momentum of A upon delta T. This is the equation number 1, राइट। बोलो ये इक्वेशन जो मैंने लिखा वो सही है बेटा, बोलो बेटा। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो ये हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये भी लिखें बेटा ऑन बी, तो यू विल राइट डाउन F2 वेक्टर प्लस FB वेक्टर, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ B, चेंज इन मोमेंटम ऑफ B अपॉन टाइम टेकिंग। F2 प्लस FB हो गया बेटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, तो टोटल फोर्स कितना आ गया बेटा, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसके लिए आप 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस Fa प्लस Fb, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा Pa अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा Pb अपॉन डेल्टा E। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत हो बेटा बोलना जरूर, चुपचाप बैठे मत रहना। समझ आया? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये डायग्राम मैं हटा रहा हूँ, डायग्राम आपने बना दिया होगा। बाकी तो इंफॉर्मेशन ही लिखी है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया हमारे पास। तो एज, अब हम यहाँ पर लिखेंगे एज Fa वेक्टर एंड Fb वेक्टर आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये तो कोलिजन के टाइम पे कांटेक्ट में आने की वजह से फोर्स डेवलप हुआ था ना बेटा। तो Fa and Fb are action reaction pair, so you will say Fa plus Fb is equals to 0 according to Newton's third law। क्योंकि न्यूटन ने बोला था बेटा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, Fa और Fb दोनों बराबर हो गए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो टोटल फोर्स क्या हो गया बेटा, 0। जितने भी एक्शन रिएक्शन फोर्स आते बेटा उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा Pa वेक्टर अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा Pb वेक्टर अपॉन डेल्टा T। क्योंकि Fa प्लस Fb क्या हो गया बेटा, 0, क्योंकि वो क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखा है इसको हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब यहां पर हुआ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट F1 plus F2 जो हुआ यहाँ पर F1 plus F2, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। पूरे सिस्टम पर F एक्सटर्नल फोर्स जो लगा बेटा, टोटल कितना लगा है, F1 और F2। एक पर आपने F1 लगाया था, दूसरे पर आपने F2 लगाया था, तो दिस इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एंड इफ इट बिकम्स 0, इफ, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने यही लिखा था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट में हमने यही लिखा था कि अगर नेट फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर 0 है तो हमने इसको 0 कर दिया बेटा। अगर इसको 0 कर दिया जाए then you will write down delta Pa upon delta T plus delta Pb upon delta T। डायग्राम आपने बनाया था बेटा, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो ये देखो डेल्टा T क्या हुआ, डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया। अब डेल्टा T हो गया 0,
मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी इज इक्वल टू 0। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए को क्या लिखोगे बेटा, m इंटू वी टू माइनस m1 इंटू u1, यही होगा बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। देखो कोलाइड करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, u1 थी, और कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, v2 v1। बोलो बेटा, डायग्राम जो आपने बनाया उसमें देख करके बताओ, कोलाइड करने से पहले उसकी वेलोसिटी u1 थी और कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी हो गई v1। बोलो सही है? Yes, sir. तो डेल्टा पी हो गया, सिमिलरली प्लस लिखोगे डेल्टा पी बी, तो m2 v2 माइनस m1 सॉरी m2 u, इट इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बन। अब बेटा क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u। बोलो सही है क्या? Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? तो अब देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिस्टम का फाइनल मोमेंटम पी फाइनल, और ये हो गया बेटा क्या, पी इनिशियल। यही स्टेटमेंट था ना कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। बोलो सही है ना? किसी को कोई डाउट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, इसको नोट कर लेना आप। सबको समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है भाई? No, sir. No, sir. गुड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बेटा, इसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना? टोटल मोमेंटम जो रहता है बेटा वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, नोट करो जल्दी से फटाफट। जितना हमारे यहाँ हो रहा है। No, sir. सर यहाँ पे आपसे ज्यादा शोर होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ये मास इसका m है, ऑब्जेक्ट a है, इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, it gets collide with another identical mass which were in rest। ठीक है ना बेटा? एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये मूव कर रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट a है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास m है और ये रेस्ट में। a collides with b, ठीक है ना? फाइंड आउट velocity of each ball, velocity of each ball after collision if they stuck together।
अगर दोनों एक दूसरे से स्टक कर जाते हैं तो स्टक करने के बाद मतलब ये गया इसके साथ ऐसे गया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद दोनों के साथ चलने लगे, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ऑब्वियसली ईच बॉल की वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि दोनों स्टक कर चुके हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा? देखो बेटा क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर हो रहा है क्या, कोलिजन, है ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन बेटा इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, ओनली एक्शन रिएक्शन पेयर आर प्रेजेंट। जब कोलिजन होता है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वहां। Hence, the net external force acting on the system is 0. टोटल फोर्स क्या हुआ बेटा, 0 हो गया। अगर टोटल फोर्स 0 हो गया इसका मतलब क्या है, दैट इज मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अगर बेटा मोमेंटम कंजर्व है तो आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, m इंटू 10, ठीक है। इसका वाला कितना हुआ, m इंटू 0। अच्छा, कोलाइड करने के बाद दोनों साथ में मूव कर रहे हैं बेटा, साथ में मूव कर रहे हैं तो टोटल मास कितना हो गया 2m। पता नहीं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मान लिया v है, वही तो निकालना है। तो ये कितना हो गया बेटा 10m इज इक्वल्स टू 2mv। m से m हो गया कैंसिल और v आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। तो कोलाइड करने के बाद दोनों कितनी स्पीड से मूव करेंगे बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ आया? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। A bomb exploded into two fragments। कोई एक बम है बेटा और ये एक्सप्लोड कर गया दो फ्रैगमेंट्स में। One moves with a speed 10 meter per second along x-axis, ठीक है। Then find out velocity of another fragment if m1s2 m2 is 1s2 मतलब जो फ्रैगमेंट्स ब्रेक हुए हैं बेटा उन फ्रैगमेंट्स के मास का रेशियो दिया गया 1:2। पूरा का पूरा एक बम था, टूट गया दो पार्ट में, जब वो दो पार्ट में टूट गया तो उनके मासेस का रेशियो हो गया 1:2। तो एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे की वेलोसिटी बतानी। चलो बेटा जल्दी बताओ। बेटा 0 था, बम वाज इनिशियली इन रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। बाद में ये टूट गया बेटा दो फ्रेगमेंट में टूट गया। इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया बेटा, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि एक जो है मूव कर रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है। अब देखो इसमें आंसर अलग अलग आ जाएगा बेटा, मैं स्पेसिफाई करना भूल गया था, यहाँ पर अलग अलग आएगा। -5 भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। मान लो m2 हमारा 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। तो m1 किसने स्पीड कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो फाइनल मोमेंटम अगर आप निकालोगे बेटा तो आप लिखोगे m2
इंटू 10 प्लस m1 इंटू v। ठीक है बेटा, ये लिखोगे आप। अब यहाँ पर मान लो जो हमारा बॉम्ब था उसका मास था, बॉम्ब का मास दिया था कैपिटल M। If mass is m, then m1 will be equal to x and m2 will be equal to 2x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ बेटा 1:2 एंड m1 प्लस m2 क्या है बेटा, m1 प्लस m2 m के इक्वल है। तो आप यहाँ से मास निकाल सकते हो m1 m2 का, यह आ जाएगा बेटा 3x इज इक्वल्स टू m। तो x इज इक्वल्स टू आ गया m/3। तो एक का मास हो गया बेटा m/3 और दूसरे का मास हो गया बेटा 2m/3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करो। m2 की वैल्यू कितना है बेटा 2m/3 इंटू 10 प्लस m/3 इंटू v। अब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए बेटा, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू 2m/3 इंटू 10 प्लस m/3 इंटू v। अब इसको एक तरफ ले आओ बेटा, तो ये हो गया कितना 20/3 m इज इक्वल्स टू माइनस m/3 इंटू v। m से m हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना आ गया माइनस का 20। मतलब ये फिर कितने से मूव करेगा बेटा, ये मूव करेगा -20 मीटर पर सेकंड। अब आपका आ रहा है 5, आपका आ रहा है 5, आपका 5 कैसे आया होगा बेटा, 5 ऐसे आया होगा। इतनी बात पहले बताओ समझ में आ गई, इतना जो मैंने लिखा वो समझ में आ गया। मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना था कि जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो हैवियर पार्टिकल की है या फिर लाइटर पार्टिकल की है, वो स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए इसके दो आंसर बन जाएंगे बेटा। अगर हैवियर पार्टिकल का मास 10 है तो लाइटर पार्टिकल का -20 आएगा। बोले यहाँ तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भाई पूछ सकते हो? ओके ठीक है, समझ आ गया। चलो अब मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, अलग अलग मासेस ले लिए बेटा, मतलब इसको मान लिया m2 और इसको मान लिया m1। ठीक है ना, अब ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है कि कितना है। तो अगेन सेम लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू m2 into v प्लस m1 into 10। अब m2 कितना था बेटा, इट वाज 2m/3, तो 2m/3 v एंड प्लस m/3 into 10। तो यहां से मिलेगा बेटा 2mv/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 10m/3। तो m से m हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल, v इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर। तो -5 वाला भी सही था अगर आपने इस तरह से किया। ठीक है बेटा, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको स्पेसिफाई करके दिया होगा कि कौन सा हैवी वाला मूव कर रहा है स्पीड से, ग्रेटर स्पीड से, या फिर लाइटर वाला मूव कर रहा है। अब बताओ यहाँ पर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक गन है 15 kg की और उस गन से एक बुलेट को फायर किया, 100 ग्राम की बुलेट है बेटा, बुलेट को फायर किया 300 मीटर पर सेकंड से। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड कितना है? Yes, बेटा sir. सर अपना एक बार बताया था कि फोटॉन्स वॉल से टकराकर गिर जाते हैं और फिर उन्हें कुछ होता है, वो थोड़ा समझ नहीं आता। फोटॉन्स वॉल से टकराकर गिर जाते हैं,